बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां बिहार के सभी समीकरणों की धज्जियां उड़ाते हुए एक नया मैंडेट दिया, एक ऐसा मैंडेट जिसकी उम्मीद शायद एनडीए ने भी नहीं की थी। एक समय बिहार में जेडीयू से हाथ मिलाने के लिए मजबूर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा 2025 में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरेगी, इसका अंदाजा न तो नीतीश कुमार को था और न ही भारतीय जनता पार्टी को। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस भारी बहुमत का कारण सरकार के द्वारा महिला वोटरों को टारगेट करना और महिलाओं को 10,000 स्कीम, जिसे हम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी कह सकते हैं, उसके नाम पर 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करना है। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस योजना में जो 10,000 महिलाओं के खाते में जाने थे वो वोटिंग के एक दिन पहले तक पहुंचे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग का मॉडल ऑफ कंडक्ट या आदर्श चुनाव संहिता कहती है कि मॉडल ऑफ कंडक्ट लागू होने पर सरकार किसी भी सरकारी स्कीम को लॉन्च नहीं करेगी और वोटरों को किसी भी तरह का लाभ नहीं पहुंचाएगी। तो क्या एमसीसी लागू होने के कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा और उसे लागू करना क्या वोटरों के वोट बैंक को खरीदने की साजिश नहीं थी? बिहार में 75 लाख महिला वोटरों को टारगेट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की, जिसके ठीक 10 दिन बाद यानी 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह स्कीम और चुनाव की घोषणा चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की एक मिलीभगत थी? चुनावी परिणामों की घोषणा के बाद तेजस्वी की पार्टी आरजेडी भले ही अपने हार और एनडीए के बम्पर जीत का विश्लेषण न कर पा रही हो और आपसी गृह कलेश में उलझी हुई हो, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी पूरी टीम के साथ एनडीए की इस भारी भरकम जीत का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और शायद इसीलिए प्रशांत किशोर ने अभी तक मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार पर वर्तमान में 4.06 लाख करोड़ रुपए का पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक उधार है। अगर आप इस पैसे का डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यह लगभग 63 करोड़ रुपए होता है। उन्होंने कहा कि इस कर्ज के बावजूद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,25,00,000 महिला वोटरों के बैंक खातों में कथित तौर पर 10,000 रुपए जमा किए गए। जनसुराज ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ल्ड बैंक से सरकार को जो करोड़ों रुपए बिहार में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मिले थे, जिसका यूज सरकार ने बिहार के चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया। उनका यह भी आरोप है कि विधानसभा चुनाव की पोलिंग डेट यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर के एक दिन पहले तक वोटरों के अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंचे, जिससे कि एनडीए को भारी लाभ हुआ। अब बात करते हैं बिहार मतदान के परसेंटेज की कि क्या इस योजना का वोटिंग परसेंट पर कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो बिहार में विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 66.9% मतदान हुआ, जिसमें फर्स्ट फेज में 65.08% और सेकंड फेज में 68.76% मतदान हुआ, जबकि 2020 में यह मतदान का आंकड़ा 57.29 ही था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस वोट परसेंटेज के पीछे भी 10,000 वाली योजना का ही हाथ था, जिसमें मतदान के एक दिन पहले तक योजना के लाभार्थियों के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। अब बात करते हैं जनसुराज की। तो जनसुराज ने आरोप लगाया है कि इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जिन पैसों का यूज किया गया वह वर्ल्ड बैंक से सरकार को डिफरेंट योजनाओं के लिए दिए गए थे। जनसुराज का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक से जो पैसा सरकार को मिला था, उन्हीं पैसों से सरकार ने लोगों का वोट खरीदा और अब इसकी जांच होनी चाहिए। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसकी जांच होगी या नहीं, लेकिन सोचने का विषय यह है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के ठीक 10 दिन पहले ऐसी योजना की घोषणा होना लोकतंत्र की गरिमा को प्रभावित नहीं करता? यह कितना सही है और कितना गलत? क्या यह वोटरों को खरीदने की एक साजिश नहीं थी? आपकी इस एनडीए की जीत भाजपा की जेडीयू से अधिक सीट के पीछे की क्या कहानी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।